प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगिनिंग करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, मध्य प्रदेश की जनगणना पर। ये जनगणना जो है वर्ष 2011 पर आधारित होगी, क्योंकि अभी हमारे नवीनतम आंकड़े नहीं आए हैं। नवीनतम आंकड़े 2023 के अंत तक आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारे लिए अभी 2011 के आंकड़े ही इम्पोर्टेंट है। प्रिय साथियों, आपको ये चैनल हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी जा रही है ये काफी उपयोगी है। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, पटवारी, एमपीपीएससी और जो अन्य ग्रुप 2 के एग्जाम है उसके लिए यहाँ से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न निकलते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगती है तो ये दोस्तों तक शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए हम चर्चा करते हैं। प्रिय साथियों, हमारा जो है टॉपिक है जनगणना। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनगणना है ना, 2011। ठीक है, 2021 की नहीं है, ध्यान रखिएगा। 21 के जो डेटा है वो अभी आए नहीं है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा जरा, मध्य प्रदेश की जनगणना पर हम चर्चा कर रहे हैं तो 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न। सर्वप्रथम जनगणना। ठीक है, तो हमारे भारत में सर्वप्रथम जनगणना की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी साथियों? तो 1872 में। और एक हमारे गवर्नर थे लॉर्ड मेयो। तो भारत में जो है जनगणना कराने का श्रेय जो है किसको जाता है? लॉर्ड मेयो को जाता है। दूसरी चीज साथियों ध्यान रखिएगा, 1872 में। लेकिन जब हम पूर्ण अधिकृत जनगणना की बात करते हैं तो हमारे भारत में पूर्ण अधिकृत जनगणना की शुरुआत हुई है 1881 में। और 1881 में किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। जो हमारे, आपको पता होगा, एक प्रश्न पूछा जाता है इतिहास में कि भारत के सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यही लॉर्ड रिपन थे। इनके समय में ही हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन आया था। इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज 1881 में इनके समय ही जनगणना की शुरुआत हुई थी, पूर्ण अधिकृत जनगणना। जब प्रश्न पूछे कब शुरुआत हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। जब प्रश्न पूछे कि पूर्ण अधिकृत तो 1881 में बाय लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, आगे आप ध्यान रखिएगा, 1921 का जो दशक है इसको महान जनसंख्या, ठीक है, विभाजक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि 1921 का जो दशक है अर्थात 1911 से लेके 21 का जो दशक है, ठीक है, ये जो दशक है ये महान जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। क्योंकि इस समय जो है जितने लोगों के जन्म हुआ था उससे ज्यादा लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिएगा ये चीज है। अगली चीज आपको ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ जो है 1948 से जो है जनसंख्या जो है अधिनियम बनाया गया है। इसमें से एक डेट और याद रखिएगा, 1970 का दशक। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि ये जो दशक है ये किस रूप में जाना जाता है? जनसंख्या विस्फोटक के रूप में। ठीक है, यही वजह है कि जनसंख्या का यहाँ पे बहुत तीव्र गति से जो है क्या हुआ? बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ी और इसको जनसंख्या विस्फोटक का दशक दिया गया। ठीक है, इसलिए आप देखो कि हमारे उसमें निबंध भी आता है जनसंख्या विस्फोटक पे। ठीक है, क्या हुआ भाई? क्योंकि 1970 का दशक था, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने लगी, लोग जो है ज्यादा जो है बच्चे पैदा करने लगे। ठीक है, यही वजह थी। ठीक है, गर्भ निरोधक जैसी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, तो जनसंख्या तो बढ़ेगी ही। ठीक है, इसलिए आपको पता होगा फिर हमारी सरकार ने, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने फिर बाद में परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आप देखोगे कि हमारे यहाँ जब विश्व की जनसंख्या 7 अरब हुई थी तो 11 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? 11 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, ये रूप में मनाते हैं। भारत में यदि हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या आपको पता होगा किसकी है? चीन की है। चीन के बाद आपको पता होगा किसकी है? भारत की है। ठीक है, और भारत के बाद अमेरिका की है। ठीक है, तो आपको पता होगा फिर अमेरिका के बाद किसकी है? इंडोनेशिया की। ठीक है, इंडोनेशिया की। ठीक है, और इंडोनेशिया की बात है ब्राजील। तो ब्राजील दुनिया का 5वां बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में। अब ये प्रश्न क्यों बता रहा हूं भाई? जितना बड़ा ब्राजील है, अर्थात जितनी जनसंख्या ब्राजील की है, तो ब्राजील इक्वल आप क्या कर दीजिए? यूपी। अर्थात हमारी उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी जनसंख्या उतनी है जितनी की ब्राजील की, और ब्राजील दुनिया का 5वां बड़ा जनसंख्या के मामले में देश है। तो देख लीजिए जरा कि भारत की जनसंख्या, और अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि वर्ष 2040 तक भारत दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। ठीक है, अभी हमारी हाल ही में जो आंकड़े आए हैं 135 करोड़ के आसपास है, लेकिन संशोधित आंकड़े हमारे 2023 में आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे। चलिए अब हम और चीजें मैं यहाँ पे बता दूं कि हमारा जो भारत है, ठीक है, ये भारत की कौन सी गणना है? भारत की ये 15वीं जनगणना है। ठीक है, ठीक है, भारत की ये 15वीं जनगणना है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, कौन सी सूची का? संघ सूची का विषय है। और साथ में ही जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? गृह मंत्रालय की। किसकी? गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना है। ठीक है, कौन सी है? 6वीं गणना है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश के जो है जनगणना आयुक्त तो कौन बनाए गए थे साथियों? ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा आयुक्त लिख देता हूं। तो मध्य प्रदेश के जो जनगणना आयुक्त है, जल्दी से बताइए कि मध्य प्रदेश के जो जनगणना आयुक्त है वो कौन बनाए गए थे? तो सचिन सिन्हा जो है, ठीक है, सचिन सिन्हा को, इनको मध्य प्रदेश का जो है जनगणना आयुक्त बनाया गया था। भारत के कौन थे साथियों? तो भारत के थे सी चंद्रमौली। ठीक है, सी चंद्रमौली। प्रश्न निकलता है। ठीक है, इनको भारत का जनगणना आयुक्त बनाया गया था। एक और प्रश्न ध्यान रखिए कि हमारे जिले का जनगणना आयुक्त कौन होता है? तो जो आईएएस ऑफिसर होता है, कलेक्टर होता है, यही हमारे डिस्ट्रिक्ट के क्या होते हैं? जनगणना आयुक्त होते हैं। अर्थात जब जनगणना कार्यक्रम संचालित होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं साथियों कि इसमें जो है आपको पता होगा इस जनगणना का स्लोगन बनाया गया था कि हमारी जनसंख्या है ना, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ठीक है, क्या था? हमारा भविष्य। ठीक है, अर्थात आप देखिए जनगणना बढ़ती है तो उसके दो चीजें हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक ऐसे कि भाई हम जनसंख्या बढ़ती है तो उनको प्रॉपर गाइडेंस करें, उनको एक मानव संसाधन के रूप में तब्दील करें, और न केवल भारत में अपितु देश विदेश में भी वो रोजगार सृजन के रूप में बाहर जाएं, रोजगार स्थापित करें। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। इससे हमारी राष्ट्र की आय भी बढ़ती है। आज देखिए हम प्रवासी दिवस जो मनाते हैं वो इसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ठीक है, कि हमारे जो बहुत सारे लोग महात्मा गांधी जैसे 9 जनवरी 1915 में भारत वापस आए थे उसके उपलक्ष्य में। लेकिन आज हमारा जो है इसका एक बड़ा स्वरूप यह है कि हमारे जो बाहर लोग हैं वो इंडिया में आए, निवेश करें, लोगों को रोजगार दें। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, एक शिक्षिका है, आपने देखा होगा ऐसे पुस्तक रख लिया है उसने हाथ पे। ठीक है, और इस तरीके से जो है ये हमारा एक प्रतीक चिन्ह निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं एमपी की जनगणना पर। तो साथियों हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आपको पता होगा 7 करोड़ 26 लाख। ठीक है, इतने लोग हैं, है ना। पूरा यदि हम बात करें तो 7 करोड़ 26 लाख 26,809 के आसपास मध्य प्रदेश की जनगणना है। कौन सी? 2011 पर। ठीक है, अब भाई प्रश्न ये उठता है कि इसमें आप देखोगे कि मध्य प्रदेश की जनगणना में अब 2 टॉपिक हम बना लेते हैं। ठीक है, एक मैक्सिमम वाला और दूसरा मिनिमम वाला। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला
और सबसे कम जनसंख्या वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यदि हम जनगणना की बात करें तो हमारे में कितना है, 7 करोड़ 26 लाख के आसपास। और मैक्सिमम जनगणना जो है जिला, ठीक है, सर्वाधिक जनगणना कौन से जिले में है, तो आपको पता होगा इंदौर, ठीक है, इंदौर, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर और सागर। ठीक है, आपको केवल ये ध्यान रखना है, इजसा, ठीक है, इंदौर, जबलपुर, सागर में सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन है, इंदौर। सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, हरदा में है। ठीक है, हरदा के बाद फिर उमरिया में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है साथियों कि हम सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमको पता होता है, लेकिन हमको कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, आप देख लीजिए वहां पे प्रश्न ये पूछा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ठीक है, और वहां पे ऑब्जेक्टिव है आपका जबलपुर। ठीक है, जबलपुर, दूसरा ऑब्जेक्टिव है सागर, तीसरा ऑब्जेक्टिव है छिंदवाड़ा, चौथा ऑब्जेक्टिव है भोपाल। अब भाई वहां तो इंदौर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो क्या हमारा प्रश्न गलत है, बिल्कुल नहीं है। दरअसल क्या है कि हमारा दूसरा, वहां पे 4 जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, जबलपुर की है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कुछ चीजों को। दूसरी चीज, हम क्षेत्रफल की बात करें साथियों, तो आपको पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 308252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है कौन सा, सेकंड। प्रथम स्थान किसका है क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो राजस्थान का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और भारत के कुल 9.38% भूभाग पर मध्य प्रदेश का एरिया है। अब भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो छिंदवाड़ा जिला हमारा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छिंदवाड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा दतिया। ये किसके आधार पर, 2011 के आधार पर। यदि वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा, वर्तमान में, ठीक है, हमारा जो निवाड़ी है, ठीक है, निवाड़ी, ठीक है, तो निवाड़ी जो है ये ध्यान रखिएगा, ये टीकमगढ़ से जो अलग हुआ है, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है वर्तमान में। लेकिन 2011 की जनगणना में पूछे तो दतिया हमारा आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। लिंग अनुपात, लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है, अर्थात सेक्स रेशो, है ना। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, अर्थात हमारे जो भारत है, भारत में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी हैं। अब चूंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, ठीक है, तो आप देखोगे कि 1000 पुरुष में हमारे यहाँ कितनी महिलाएं हैं, 931 महिलाएं हैं। तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 1000 में 931 महिलाएं। अब भाई सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले का है, तो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में जो बालाघाट जिला है, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में 1000 में 1021 महिलाएं ज्यादा होंगी। अर्थात आप देखोगे कि 21 महिलाएं कहां ज्यादा है, बालाघाट में। ठीक है, तो 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं। सबसे कम कहां पे है, तो सबसे कम आप देखोगे कि भिंड में, यहां पर 828 ही मिलेंगी। अर्थात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 828 ही है। ठीक है, कितनी कम है आप जरा देखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न। अब दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा, शिशु लिंगानुपात। ठीक है, तो हमारे यहाँ शिशु लिंगानुपात
कम है। अर्थात शिशु को कहां से 0 से लेकर 6 वर्ष को शामिल किया गया है। शिशु लिंगानुपात में आप देखोगे कि ये हमारे यहाँ क्या है, सबसे कम है। और इसमें विशेषकर आप देखोगे शिशु लिंगानुपात में सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात आपको कहाँ मिलेगा, अलीराजपुर में। कहाँ पे, अलीराजपुर में। और सबसे कम कहाँ पे मिलेगा साथियों, तो हमारा जो भिंड है, स्वाभाविक बात है भिंड में ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन भिंड सबसे कम है। लेकिन जब शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो मुरैना में कम दिखाई देता है, ठीक है। अलीराजपुर में सर्वाधिक, प्रश्न क्या बनेगा, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आप बताओगे अलीराजपुर। और सबसे कम कौन सा है, तो मुरैना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो बालाघाट। साथियों, पीएससी में एक प्रश्न आया था जिसमें ये पूछा गया था कि सर्वाधिक प्रतिकूल लिंगानुपात वाला जिला। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिकूल मतलब जो निगेटिव की ओर संकेत करता है ना, जहां सबसे कम है तो उसका आंसर क्या है, भिंड है। और अनुकूल की बात करेगा तो बालाघाट। साथियों, अब बात आती है साक्षरता की। तो मध्य प्रदेश की जो साक्षरता है वो कितनी है, तो 69.3% के आसपास है। अर्थात 100 में से हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या 100% है। उन 100% में 69.3% हमारे यहाँ शिक्षित लोग हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हम शिक्षित लोग किसको कहते हैं, कौन व्यक्ति साक्षर होगा। बहुत सारे लोगों ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत, पढ़ना बढ़ना कार्यक्रम के तहत जो है साक्षरता हासिल किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, साक्षर हम उस व्यक्ति को कहते हैं, कोई भी वह व्यक्ति जो 7 साल से अधिक का है। कितने का है, 7 वर्ष से अधिक का है। जो क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, भाषा को बोल सकता है, ठीक है। तो जो उसकी भाषा है उसको वो बोल सकता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके पास डिग्री हासिल हो, ठीक है, कि उन्होंने 5वीं तक स्कूल गए हो, 10वीं तक स्कूल गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, है ना। कोई भी वह व्यक्ति जो 7 वर्ष से अधिक का है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, भाषा को बोल सकता है, एज ए साक्षर कहलाएगा। तो हमारे यहाँ इतनी साक्षरता है। अब इसमें भाई पुरुषों की साक्षरता कितनी है, तो हमारे यहाँ 78% जो है पुरुष साक्षर है। ध्यान रखिएगा, एक सेकंड डेटा क्लियर कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, 78.7% जो है हमारे यहाँ पुरुष साक्षर है। और महिला कितनी है, 59% ही हमारे यहाँ साक्षरता मिलेगी महिलाओं की। इसका मतलब क्या है कि हमको भाई महिलाओं की साक्षरता पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर परिवार की एक महिला शिक्षित होगी, जागरूक होगी, तो हमारा पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, महिलाओं को पढ़ाना जरूरी है। हम लोग भी बहुत भेदभाव करते हैं। बच्चा है तो हम कहते हैं दिल्ली चले जाओ बेटा, शहर चले जाओ, आईएएस की प्रिपरेशन करो। और बच्ची है तो हम कहते हैं कि बेटा जो है आप कहाँ जाओगे, क्या रहोगे, सुरक्षा की बहुत सारी चीजों की समस्याएं निर्मित होती है। अब कहते हैं हमारी धारणा बन गई कि आप लड़की हो, ठीक है, कहाँ जाओगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा बेटा जो है रात के 12 बजे बाहर से आता है तो हम उससे कोई सवाल जवाब नहीं करते। बच्ची हमारी 10 बजे आती है कोचिंग से, कहीं से पूछा जाता है इतने लेट क्यों हो गई बेटा, ठीक है, क्यों आप। तो ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज बता दूं, हमारे यहाँ जो बच्ची हैं, ठीक है, ये जब सफलता को हासिल करती है तो ध्यान रखिएगा, जब ये सफल होती है हमारी बच्चियां, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले इनको अपने परिवार से संघर्ष करना पड़ता है। क्यों भाई, क्योंकि आज हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि अगर कोई महिला है, उसकी शादी हो गई, वो पढ़ना लिखना चाहती है, तो घर के काम काज से लेके जो है बहुत सारी चीजें, ठीक है, फिर उसको दूसरा समाज से संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। समाज कई प्रकार के ताने देता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है समाज से संघर्ष करना पड़ता है। और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं से, ठीक है, और फिर किससे, प्रतियोगी परीक्षा से संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। और जब जाके आप देखिए वो सफल होती है। लेकिन सफल यहीं पर नहीं है,
अब जाके वो सफल हुई है, लेकिन फिर से उसको कई प्रकार के ताने, ठीक है, आपने देखा होगा कि भाई अगर ऑफिस से लेट हो गए, क्यों आप इतने लेट क्यों आए, ठीक है, आपकी ऑफिस तो 5 बजे छूट जाती है, ठीक है, तो बहुत सारी वो रहती है ना। कभी हमको जो है हमारे प्रशासन ने कहा कि आपको जो है एक्स्ट्रा का कुछ विशेष परिस्थितियों में काम करना है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता, हमारे परिवार के लोग बोलते क्यों, आज तो संडे है, छुट्टी का दिन है, आप ऑफिस क्यों जा रहे, तो कई प्रकार की इसलिए महिलाएं जो है। लेकिन आज देखिए इन सब गतिविधियों के बावजूद भी हमारे पीएससी में, यूपीएससी में लगातार हमारी लड़कियां ही क्या कर रही हैं, टॉपर बन रही है, उनकी सिलेक्शन की दर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, तो हमको क्या करना होगा मध्य प्रदेश में साथियों, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना होगा। हमारी महिलाएं शिक्षित होगी, जागरूक होगी, तो हमारा जो है हमारा राष्ट्र स्वतः ही सशक्त और समृद्ध आत्मनिर्भर होगा, ठीक है। चलिए, इसलिए हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें अब देखिए सर्वाधिक साक्षर कौन है, तो हमारे यहाँ सर्वाधिक साक्षर जो जिला है वो कौन सा है साथियों, जबलपुर, ठीक है। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो आपको पता होगा कि अलीराजपुर, यहाँ केवल 37% ही साक्षरता है, कहां पर, अलीराजपुर में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अलीराजपुर में। इसके अलावा अब प्रश्न ये उठता है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षर कौन सा है, ये ऑल ओवर देखिए, कुल साक्षरता की बात करें तो कुल साक्षरता सर्वाधिक कहां पर, जबलपुर में, ठीक है, और सबसे कम कहां पर, अलीराजपुर में। लेकिन मैं यहीं पे कोष्टक में लिख देता हूं, जब आपको पुरुष साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षर लोग इंदौर में मिलेंगे, और महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षर महिला वाला जिला है भोपाल, ठीक है। कौन सा, भोपाल। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, अभी हम एमसीक्यूज आपको सेंड करेंगे, उनको सॉल्व करोगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जन्म वृद्धि दर क्या होती है साथियों, तो हमारी जन्म वृद्धि दर है 20.3%, ठीक है। अर्थात आप देखो कि एक दशक में हमने कितनी जनसंख्या की ग्रोथ हुई, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। आपने देखा होगा हम क्या काम करते हैं, जैसे लाभ प्रतिशत निकालते हैं ना, ठीक है, वैसे ही हमारी जैसे 2021 की जनगणना माइनस 2011 की जनगणना अप टू 2021 इंटू 100, इस तरीके से हमारी क्या निकलेगी, वृद्धि दर निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, हमारी वृद्धि दर निकालते हैं। चलिए, तो सर्वाधिक जन्म वृद्धि दर वाला हमारा जिला कौन सा है साथियों, तो जब हम सबसे ज्यादा जन्म वृद्धि दर की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जो इंदौर शहर है, ठीक है, ये इंदौर में सर्वाधिक जन्म वृद्धि दर है, और सबसे कम कहां मिलेंगी आपको, अनूपपुर में। जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सबसे कम जो है जन्म वृद्धि दर वाला जिला है। देखिए इंदौर पढ़ा लिखा है, सर्वाधिक है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर जनसंख्या है, इसका मतलब वो परिवार नियोजन के बारे में ज्यादा शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व, हमारे मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है साथियों, तो 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, ठीक है। तो हमारे यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, 236, ठीक है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में इसको ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। और सर्वाधिक हमारे यहाँ कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा जो भोपाल है यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व मिलेगा, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ मिलेगा, हमारे डिंडोरी में, ठीक है। यहाँ जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल ज्यादा है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व यहाँ पर निकलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब भाई हमको एक चीज और ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ जो है शहरीकरण, ठीक है, शहरीकरण, अभी प्रश्न आया था एमपीपीएससी में कि मध्य प्रदेश में कितना जो है शहरीकरण है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब हम शहरीकरण और ग्रामीणीकरण की बात करते हैं, ठीक है,
तो हमारे यहाँ जो है कितना शहरीकरण है, तो ध्यान रखिएगा शहरीकरण है 27 पॉइंट इतना, और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, इतनी। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 72 पॉइंट जो है कितना 72.4%। ठीक है, ये 6%। ठीक है, सर्वाधिक शहरी जो है जिला कौन सा है साथियों, तो आपको पता होगा कि इंदौर सर्वाधिक शहर वाला, और सबसे ज्यादा ग्रामीण कौन सा है, रीवा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये ग्रामीण सर्वाधिक ग्रामीण है। ठीक है, और ये हमारा सर्वाधिक शहरी है या नगरीकृत। ये डेटा अभी पूछा गया है, आपको पता होगा। ठीक है, कि मध्य प्रदेश की लगभग 72.4% जनसंख्या ऐसी है जो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और 27.6% जनसंख्या ऐसी है जो शहरी क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, ये था। अब इसमें मुझे एक पॉइंट और बताना है साथियों, जो आपसे प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, हमारे यहां एसटी अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ठीक है, एसटी अनुसूचित जनजाति। ठीक है साथियों, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की बात करें तो कुल अनुसूचित जनजाति हमारे यहाँ कितनी है, तो 1,53,00,000 के आसपास हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति है। आपको परसेंटेज याद रखना जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे यहाँ 21.10%, ठीक है, 21.10% जनसंख्या ऐसी है जो कहां, जो आदिवासी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें आदिवासी में भी 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से काफी कुछ हमारे प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं देखिए जरा, कि सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या कहां पर है, तो देखिए सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या जो है, मैक्सिमम एसटी मिनिमम एसटी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो एसटी जनसंख्या है ये मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो धार डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, कहां पर मिलेंगे, धार डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक आपको एसटी देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है। ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम कहां पे एसटी मिलेंगे साथियों, जल्दी से बताइए आपको, तो सबसे कम कहां पर मिलेंगे आपको, भिंड में। भिंड में सबसे कम एसटी की संख्या है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, प्रतिशत की दृष्टि से मैक्सिमम कहां पर है और मिनिमम कहां पर है, तो हमारा जो अलीराजपुर है, ये अलीराजपुर में सर्वाधिक जो है लगभग 90% जो है, 89% जो है आदिवासी यहाँ निवास करते हैं। ठीक है, और सबसे कम कहां पे आएगा, ये भिंड में ही आएगा। ये अभी प्रश्न अलीराजपुर वाला पूछा गया थी। ठीक है, कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक आदिवासी कहां पर, अर्थात जनजाति कहां पे निवास करती है, तो यहाँ पे। अब हम बात करते हैं साथियों एससी की। ठीक है, तो एससी की कुल जनसंख्या हमारे यहाँ, अर्थात अनुसूचित जाति। ठीक है, तो अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितनी हमारे यहाँ, इतनी जनसंख्या है 1,13,00,000। ठीक है, और परसेंटेज में हम बात करें तो 15.6% के आसपास जो है हमारी कौन सी जनसंख्या है, एससी जनसंख्या है। ठीक है, कौन सी, एससी जनसंख्या, ध्यान रखिएगा, एक सेकंड। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एससी जनसंख्या कितनी है हमारी, 15.6%। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा, ठीक है, अब देखिए जनसंख्या की हम बात करते हैं तो मैक्सिमम एससी कहां पर है, इंदौर में है। ठीक है, और सबसे कम कहां पे है, अर्थात मिनिमम कहां पर है, जल्दी से बताइए, तो हमारे झाबुआ में है। ठीक है, कहां पर, झाबुआ में। अब प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक एससी कहां पर निवास करते हैं, तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जो एससी जनसंख्या है वो कहां पर निवास करती है, तो उज्जैन में। ध्यान रखिएगा, कहां पर, उज्जैन में। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, उज्जैन में। ठीक है, कहां पर सबसे ज्यादा एससी कहां पर है, तो उज्जैन में है। ध्यान रखिएगा, कहां पर, उज्जैन में। और सबसे कम कहां पे मिलेंगे आपको,
तो स्वाभाविक बात है सबसे कम आपके भिंड में ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये हमारे मध्य प्रदेश की जनगणना थी। साथियों स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। साथियों इसी का अगला टॉपिक, आप जो है हमारे चैनल पे जाओगे तो वहां पे नीचे जो है जनजाति पर हमने जो है विशेष रूप से लेक्चर बनाया हुआ है, जहां आपको डिटेल में मिल जाएगा। आज हम जो है क्विक रिवीजन की दृष्टि से कुछ जनजातियों को यहाँ पर बताते हैं आपको। देखिए गोंड जनजाति, गोंड जनजाति के बारे में हमने बताया था कि भाई हमारी जो गोंड जनजाति है ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कोंड, ये कोंड जो है तेलुगु शब्द है और इसका मतलब होता है क्या, हरियाली से आच्छादित। ठीक है, हरियाली से आच्छादित अर्थात जंगल, तो जंगल में निवास करने वाली जनसंख्या। ठीक है, तो वही क्या है, गोंड जनजाति है। आपको पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में ये, एमपी में यदि बात करें तो एमपी में हमारी जो गोंड जनजाति है ये सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती है, तो आपको पता होगा। मैं चित्र बनाता हूं एमपी का तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, तो आप देखिए हमारा जो नर्मदा सोन घाटी है, ये जो नर्मदा सोन घाटी है इसके दोनों ओर आपको क्या मिल जाएगी, हमारी गोंड जनजाति। पहले तो ध्यान रखिएगा कि गोंड जनजाति संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है और गोंड जनजाति पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश की, ध्यान रखिएगा, एमपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो एमपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है। और सेकंड नंबर पे किसका आता है, गोंड जनजाति का। ठीक है, लेकिन गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी है, भारत में नंबर 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति कहां पे देखने को मिलेगी, हमारा जो मंडला है, ठीक है, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको गोंड जनजाति देखने को मिलेगी। हमारे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको गोंड जनजाति सर्वाधिक देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरी जनजाति आप देखोगे साथियों कि हमारी जो कौन सी जनजाति, भील जनजाति। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये जो मध्य प्रदेश है कौन सा, अलीराजपुर, झाबुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है भील जनजाति ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, झाबुआ, अलीराजपुर, धार। ठीक है, इसके आसपास के क्षेत्रों में जो है बुरहानपुर, इधर जो है भील जनजाति देखने को मिलेगी। और आपको पता होगा कि भील जनजाति भगोरिया नृत्य आयोजित करती है, इनका भगोरिया पर्व भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कलरफुल जनजाति है, धनुर्विद्या में ये निपुण होती है। ठीक है, तो हमारे प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा, वहां डिटेल में बताया हमने। तो सबसे ज्यादा कहां पे, झाबुआ, अलीराजपुर, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। साथियों ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको सर्वाधिक कौन सी, सहारिया जनजाति देखने को मिलेगी। जो हमारा मध्य भारत वाला क्षेत्र है जिसमें आपका भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, इन क्षेत्रों पर कौन सी, सहारिया जनजाति देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा हमारा ये जो बेल्ट है, यहाँ पर आपको सर्वाधिक कौन सी जनजाति, कोल, सीधी, रीवा, सतना वाले क्षेत्र में कोल जनजाति देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जो है ये क्षेत्र जो है हमने बताया ये गोंड जनजाति। यहाँ पर आप देखोगे कि बालाघाट, मंडला, ठीक है, इन क्षेत्रों में कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी, आपको बैगा जनजाति सर्वाधिक देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो क्षेत्र है हमारा, ये जो बेल्ट है, ठीक है, ये सतपुड़ा बेल्ट में आप देखोगे कि आपको कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी, कोरकू जनजाति देखने को मिलेगी। कोरकू अर्थात लोगों का समूह। ठीक है, यहाँ पर छिंदवाड़ा में आप देखोगे कि आपको छिंदवाड़ा के पातालकोट में एक बड़ी जनजाति मिलेगी, कौन सी, भारिया जनजाति, जो भार ढोने का काम करती है, जिसकी वजह से भारिया, पातालकोट, तामिया क्षेत्र में। ठीक है, फिर इसके अलावा साथियों और भी हमारे यहाँ बंजारा है और भी अन्य जातियां हैं। प्रश्न पूछा जाता है गोंड की उपजाति है, जैसे सोलाहास,
अंगरिया, अभी अंगरिया जनजाति पूछा गया था, ठीक है। प्रधान, कुलईभूत, ठीक है। तो इससे पहले हमारा नरोतिया, भरोतिया पर प्रश्न बन चुका है। तो इनकी उपजातियां भी पूछा जाता है, इनकी कला संस्कृति भी पूछी जाती है, इनके प्रमुख पर्व जैसे कि भील जनजाति का प्रमुख पर्व आप देखोगे भगोरिया पर्व, वहीं पे आप गोंड जनजाति का मेघनाथ पर्व देखोगे, ठीक है। जैसे गोंड जनजाति के जो देवता है बड़ा देव कहाँ पे निवास करते हैं, साज के पत्ते पर, साज के वृक्ष पर निवास करते हैं। वहीं पे आप देखोगे कि हमारी जो भील जनजाति है साल के वृक्ष पर बूढ़ा देव, ठीक है, ठीक है, बूढ़ा देव इनके प्रमुख देव। तो इस तरीके से जो है आपको इन जनजातियों को याद रखना है। फिर आपने देखा होगा कोल जनजाति, कोल जनजाति जो कृषि करती है उसको क्या कहते हैं, पौंडू कृषि, ये पीएससी मेंस में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। झूमिंग कृषि, है ना, बेवार, तो ये सब प्रश्न यहां से बनते हैं साथियों, ठीक है। घोटुल प्रथा पर प्रश्न बनते, तो इसके लिए आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देखोगे, ठीक है साथियों। जय हिंद। और आपको चैनल अच्छा लगे तो बिल्कुल आप दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।